हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारी PYQ सीरीज़ नंबर 11 है। तो इससे पहले हमने 10 सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। आज हम बात करेंगे टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट, यानी कि शिक्षक एवं शिक्षण संबंधी अवधारणा से हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। टीचिंग यानी कि शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 है टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर थिंकर, यानी कि बच्चों को एक अच्छा दार्शनिक बनाना। सेकंड है टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की क्षमता उत्पन्न करना। थर्ड है आपका टू फॉलो और रिजिड टीचिंग प्लान, कठिन शिक्षण का उपयोग करना। फोर्थ है आपका एडजस्टमेंट यानी कि समावेशन। तो हमने इसमें से क्या बताना है कि शिक्षण का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर थिंकर, तो इससे क्या होता है, टीचिंग क्यों करवाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अच्छा जो है कंसेप्ट बिल्डअप हो सके, वो अच्छे से सोच सके, लॉजिक लगा सके चीज़ों के पीछे। सेकंड है आपका टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो ये भी कर सकते हैं। जो टीचिंग है उसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चों को क्या करना है, हमने इतना एबल बनाना है कि वो अपनी डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। थर्ड है आपका कठिन शिक्षण का उपयोग करना, यानी कि रिजिड टीचिंग प्लान करना। तो ये क्या हो गया है, आपका राइट ऑप्शन हो गया है। तो इसमें से क्या होगा कि जो जब भी क्लासरूम में टीचिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम कैसे क्या बोलते हैं कि इसको हमें हमेशा ही फ्लेक्सिबल रखना है। तो रिजिड क्या होगा, एक उद्देश्य नहीं होता है शिक्षण का। फोर्थ है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समावेशन, की हम एनवायरनमेंट के साथ क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ कि किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं, कितने आसानी से अपने आप को कंफर्ट जोन में वहाँ पर ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, डैश इज एन इसेंशियल क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टीचर। तो डैश एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है एक अच्छे अध्यापक में। तो एक अच्छे अध्यापक की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि उसको जो सब्जेक्ट की नॉलेज होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है आपका जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ टीचिंग। थर्ड है आपका लैंग्वेज फ्लुएंसी। फोर्थ है आपका गुड प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें इन चारों की, तो चारों ही हमारे एक टीचर के अंदर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें से हमने एक सिलेक्ट करना होता है जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है हम लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज की, तो ये भी एक तरह का होना चाहिए, है ना। नॉलेज की, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है एक टीचर को। फिर है जेन्युइन इंटरेस्टिंग टीचिंग। अब टीचर को एक इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए पढ़ाने के लिए कि मुझे पढ़ाना है। तो थर्ड है आपका लैंग्वेज फ्लुएंसी। लैंग्वेज फ्लुएंसी मतलब कि उसके पास बोलने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, उसको बीच में रुकना नहीं है, अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करनी है चीज़ें। फोर्थ है गुड प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, एक टीचर की अच्छी होनी चाहिए। तो इस सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑफ टीचर, या टीचर का एटीट्यूड क्या है अपने सब्जेक्ट के को लेकर। तो वो क्या हो जाता है, एक इसेंशियल क्वालिटी हो जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है अब वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग इज और डैश प्रोसेस। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। फर्स्ट है आपका ट्राइपोलर, सेकंड है आपका बाइपोलर, थर्ड है आपका यूनिपोलर, फोर्थ है आपका मल्टीपोलर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की ट्राइपोलर की, तो ट्राइपोलर क्या होता है, त्रिआयामी, जिसको हम त्रिआयामी कहते हैं। जॉन ड्यूवे ने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, जो टीचिंग है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास टीचर होता है, एक हमारे पास स्टूडेंट होता है और एक हमारा करिकुलम होता है। इन तीनों के बीच ही इंटरेक्शन चलता है, उसी को ही टीचिंग कहते हैं। सेकंड है आपका बाइपोलर। बाइपोलर यानी कि टू पोल, एक आपका टीचर आ गया, दूसरा आपका स्टूडेंट आ गया, तो उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस है वो टीचिंग है। फर्स्ट है यूनिपोलर। यूनिपोलर तो हमें पता है कि नहीं आएगा, एक पोल तो हो ही नहीं सकता। टीचिंग के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए दो लोगों के बीच में। फिर है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है जहाँ पर टीचर भी आता है, स्टूडेंट भी आता है, ठीक है, मोड ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेक्शन भी आता है। इसके साथ साथ ही क्या आएगा हमारा यहाँ पे, एनवायरनमेंट आ गया, असेसमेंट आ गया। जब इतनी सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं तो वो मल्टीपोलर हो जाता है। अगर हम मॉडर्न टीचिंग की बात करें तो मॉडर्न टीचिंग क्या है, हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस पे चलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ट्राइपोलर।
तो ट्राइपोलर जो प्रोसेस है वो किसने दिया था, जॉन डीवे ने दिया था। एंड द बाइपोलर प्रोसेस आपका किसने दिया था, बाइपोलर प्रोसेस आपका दिया था एडम्स ने, ठीक है, एडम्स ने। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इन टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चैलेंज फॉर अ टीचर। अच्छा, जब टीचिंग करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे टीचर के सामने सबसे बड़ा एक समस्या क्या आती है जब एक टीचर टीचिंग करवाता है। तो फर्स्ट है आपका प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रश्न पत्र तैयार करना। सेकंड है टू इवेलुएट द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन करना। थर्ड है मेंटेन डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन बनाए रखना कक्षा के अंदर। फोर्थ है टू मेक टीचिंग लर्निंग इंजॉयबल, यानी कि शिक्षण अधिगम को आनंदमय बनाना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, जो प्रश्न पत्र तैयार करने की, तो इससे रिलेटेड भी टीचर को ज़्यादा समस्या नहीं आती है। फिर है इवेलुएट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन करना, तो वो हम किसी तरह से भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिव कर सकते हैं, समेटिव कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। फिर आता है मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी हम मेंटेन करके क्लासरूम में रख सकते हैं। फिर है फोर्थ शिक्षण अधिगम को आनंदमय बनाना, तो यही हमारा क्या हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि किस तरह से हमने अपने सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके लर्निंग के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो सके। तो यही एक मेन टास्क रहता है एक टीचर के पास जब भी वो क्लासरूम में टीचिंग करवा रहा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पहले भी बात की थी। शिक्षण अधिगम के समय पर निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर है। फर्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड है प्रिंसिपल, थर्ड है टीचर, फोर्थ है पेरेंट्स। जब हमने बात की थी किसके बारे में, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग के बारे में, तब हमने वहाँ पर क्या बोला था कि एक जो शिक्षण है वो किस तरह से चलता है। उसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। तो टीचर क्या है, एक तरह से स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट है ना, एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर करिकुलम क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी कि मध्यस्थ स्थापित करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। और जो स्टूडेंट है वो कैसा है आपका, एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट है, जो स्टूडेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे और करिकुलम पे, कि टीचर उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगा एंड उसका जो करिकुलम है उसके अंदर उसको क्या पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट है वो इन दोनों पर ही डिपेंड रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। जब भी हम किसी की शिक्षा की या टीचिंग शिक्षण की प्रभावशीलता की बात करते हैं तो उसको किसके आधार पर आंका जाता है। फर्स्ट है आपका सिलेबस कवरेज के बेसिस पर, सेकंड है स्टूडेंट इंटरेस्ट के बेसिस पर, थर्ड है यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन क्लासरूम उसके बेसिस पर, फोर्थ है आपका लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग आउटकम है यानी कि उसके अधिगम के क्या परिणाम है, इसके बेसिस पर हम एक इफेक्टिव टीचिंग को माप सकते हैं। तो एक टीचिंग को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें सिलेबस कवरेज की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही सिलेबस को क्या करो, कवर कर सको, बट आपको क्या करना है कि जब आपने जो गोल्स रखे हैं वो आपने फुलफिल करने हैं, तभी आपकी जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी। सेकंड है स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए या विद्यार्थियों के जो किस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसको देखते हुए हमने क्या करना है, अपनी टीचिंग को देना है। फिर है यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन क्लासरूम, अब शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं। एंड फोर्थ है आपका अधिगम के परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, कि जितना अच्छा बच्चों का आउटकम होगा, जितना अच्छा बच्चे क्या करेंगे उनकी आउटकम होगी, जितना अच्छा वो हमारे को रिजल्ट देंगे, उसके बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं टीचिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ जर्नी फ्रॉम। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी यात्रा है ना। शिक्षण अधिगम की हमने जब प्रिंसिपल्स की बात की थी, मैक्सिम्स की बात की थी, तो उस टाइम पे भी हमने बहुत सारे प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर 1 है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त तक जाना। सेकंड है आपका नोन टू अननोन जाना, यानी जो पता है उससे अज्ञात जिसका हमें पता नहीं है वहाँ तक पहुँचना। एंड थर्ड है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें इसके मैक्सिम्स के बारे में, तो इसके मैक्सिम्स के बारे में हमने पहले ही बहुत सारे मैक्सिम आपके डिस्कस किए थे जब मैंने आपको टीचिंग से रिलेटेड कंसेप्ट करवाया था। तो उस टाइम पे हमने कौन कौन से बात की थी, एक हमने नोन टू अननोन यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना। फिर हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल से कठिन की बात की थी। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी कि ठोस से अमूर्त की ओर जाना, है ना।
मूर्त से अमूर्त या ठोस से अमूर्त हो जाना। फिर हमने एनालिसिस टू सिंथेसिस बात की थी, अंडर पर्टिकुलर टू जनरल की बात की थी, एम्पेरिकल टू रैशनल की बात की थी, अंडर साइकोलॉजिकल टू लॉजिक की बात की थी, एंड होल टू पार्ट की बात की थी, और डेफिनेट टू इंडेफिनेट की बात की थी, और इंडक्टिव टू डिडक्टिव बात की थी। तो इस तरह से हमने बहुत सारे मैक्सिम्स को पढ़ा था उस टाइम पे, जब मैंने आपको इसका डिटेल एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। अगर हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो हम बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, जो बच्चों को पता होता है। जैसे बच्चों को बेसिकली ABCD पता है, ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको पूरा वर्ड बनाना सिखाते हैं, वर्ड से पैरा बनाना सिखाते हैं। तो वो क्या है, उनको एक तरह से हमने क्या करना है, नोन टू अननोन ले जाना है, जो उनको पता है उससे जो उनको नहीं पता है वहाँ तक ले जाना है। एंड कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट क्या है, जैसे कि बच्चे क्या, कंक्रीट क्या है, जो हम चीज़ें छू सकते हैं ना, बच्चे जिसको फील कर सकते वो। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ है जैसे कि उनको पोइम्स का मीनिंग समझाना है ना, पोइट्री होगी, ये क्या है, एक तरह का अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जो हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं चीज़ों को। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या सिखाते हैं, पहले उन्हें हम बताते हैं ग्लोब से कि ये क्या है, अर्थ है, अर्थ ऐसी दिखती है। फिर हम उसके अंदर बताते हैं कॉन्टिनेंट कि ये कौन कौन से हैं हमारे कॉन्टिनेंट। फिर हम उसके अंदर बताते हैं कंट्रीज़ कि ये हमारी कंट्री है। तो हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हैं। सिंपल क्या था, सिंपल अर्थ थी, गोल है अर्थ, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या बताया उनको, कंटिनेंट, 6-7 कंटिनेंट के बारे में हमने उनको डिटेल बता दी। और फिर उसके बाद हमने उनको एक कंट्री के बारे में बताया कि इसके अंदर इतनी कंट्रीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसकी जर्नी किस तरह से चलती है, हमारी मोस्टली हमारी इसी तरह से चलती है, होल टू पार्ट चलती है, या हमारी नोन टू अननोन चलती है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन। अब निम्नलिखित में से कौन सी लघु शिक्षक स्थिति है। फर्स्ट है आपका टीम टीचिंग, सेकंड है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षक, थर्ड है आपका माइक्रो टीचिंग, फोर्थ है आपका मैक्रो टीचिंग। अगर हम बात करें लघु शिक्षक स्थिति का तो इसके अंदर हमारी आ जाती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हम कब करते हैं, जब हम B.Ed कोर्सेज में होते हैं उस टाइम पे आप माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग से क्या होता है, आपके अंदर एक टीचिंग जो स्किल है वो डेवलप होती है, और इसी के साथ साथ इसमें क्या होता है, 4-5 जो है बच्चों को ले लिया जाता है और 5-5 मिनट की आपने टीचिंग करनी होती है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और इसके साथ साथ ही आपके जो पढ़ाने का तरीका है उसको भी इवेलुएट करते हैं आपके, और उसके बाद आपको एक एनालिसिस दी जाती है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाया। एक तरह की क्या है, ये ब्रेक टीचिंग है, यानी कि स्मॉल पार्ट में टीचिंग को तोड़ना है, ये टेक्निक है ना। टेक्निक क्या है आपके अंदर टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा माइक्रो टीचिंग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टीच अराइज फ्रॉम। टीच शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है। फर्स्ट है आपका टेकन से, सेकंड है आपका टीचर से, थर्ड है आपका टीचर से, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है टेकन। टेकन कौन सा वर्ड है, टेकन एक हमारा इंग्लिश वर्ड है। टेकन का मतलब क्या होता है, टेकन का मतलब होता है टू शो, कुछ दिखाना है ना, या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, तो वो क्या हो जाता है, टेकन का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे अध्यापक की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है डेडिकेटेड, सेकंड है आपका अकाउंटेबल, थर्ड है एडेप्टेबल, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट का है क्या एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, समर्पण, सेकंड है उत्तरदायी, थर्ड है अनुकूलनीय, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो एक टीचर है उसके अंदर समर्पण की भावना भी होनी चाहिए, है ना, वो इसी के साथ साथ वो अकाउंटेबल हो, यानी कि वो क्या कर सके, एक तरह से ले सके, क्या अगर उसको कोई काम दिया जाए उस काम का वो उत्तरदायी ले सकता है ना, या अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, कि होल्ड कर सकता है अपने अंदर हर चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि वह क्या कर सके, इजीली क्या कर सके, सबके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सके, और फ्लेक्सिबल हो, मतलब खुद चेंजेस कर सके इजीली। उसके अंदर एक विलिंग पावर होनी चाहिए कि एकदम वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सके, हर किसी के आइडिया को एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो, यानी कि बदलते परिदृश्यों में शिक्षक की भूमिका। अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इसके साथ साथ उसको बहुत सारे काम और भी करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टीचर एज अ नेगोशिएटर, यानी कि वार्ताकार के रूप में शिक्षक को रहना चाहिए। सेकंड है आपका ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का संचारक होना चाहिए एक टीचर को। थर्ड है फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधा देनी चाहिए बच्चों को। फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। अगर हम बात करें टीचर एज अ
नेगोशिएटर यानी कि वार्ताकार के रूप में। तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक तरह से उसके अंदर एक तरह कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर एक तरह का वार्ताकार के रूप में उसे होना चाहिए। उसको पेरेंट्स के साथ भी बात करनी है ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको उनके बच्चों की वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चल सके ना, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके। अगर बात करें टीचर जो नेगोशिएट कर सकता है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ कर सकता है ना, उनको प्रमोट कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन उनका करवा सकता है, उनके अंदर जो भी इन्फीरियरिटी है उसको दूर कर सकता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से टीचर के कुछ एक रोल्स होते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, तो ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है उनकी नॉलेज को लॉजिक्स देकर। तो इस तरह से हम उनके क्या कर सकते हैं, एक तरह से ज्ञान का संचारण उनके अंदर कर सकते हैं। फिर है आपका फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि हमें बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं करवानी है, बल्कि उनको क्या करनी है, थोड़ी सी गाइडेंस देनी है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड उनको आइडिया देना है सिर्फ, कि इस तरह की चीज़ें आपकी इसके अंदर आ सकती है, मोटिवेट करना है, एनकरेजमेंट करनी है ना, एक्टिव पार्टिसिपेट करवाना है बच्चों का। तो ये सारे ही हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, रोल ऑफ टीचर इन अ चेंजिंग सिनेरियो के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे प्राचीनतम तरीका क्या है ना, शिक्षण का सबसे प्राचीनतम तरीका। फर्स्ट है आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड है लेक्चर मेथड, थर्ड है प्रोजेक्ट मेथड, फोर्थ है ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो ये व्याख्यान सह प्रदर्शन, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, लेक्चर के साथ साथ हमने चीज़ों को शो भी करना है। एंड सेकंड है आपका लेक्चर मेथड, जो कि हम मोस्टली क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स सिस्टम होता है, जहाँ पर टीचर बोलता रहता है और टीचर जो है यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट होता है, और जो आपके स्टूडेंट हैं वो पैसिवली सुनते रहते हैं। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग। ये वाला कंसेप्ट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसको किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था 20वीं सेंचुरी के आसपास। तो ये किस पे बेस करता था, ये बेस्ड होता था आपके प्रैग्मेटिज्म के ऊपर, है ना, प्रयोजनवाद के ऊपर। इसके फाउंडर किसको माना जाता है, जॉन डीवे को प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर माना जाता है। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मेथड की, तो इसके फादर किसको माना जाता है, किलपैट्रिक को। इन्होंने ही क्या किया था, एजुकेशन के फील्ड में इसको सबसे पहले यूज़ किया था। फिर है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता था कि आई फाइंड, कि खुद से कुछ फाइंड करना, अनुमानी पद्धति, यानी खुद से अनुमान लगाना किसी चीज़ के लिए कि ये इस तरह से हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है ना, ये खुद की स्मॉल स्मॉल डिस्कवरीज हमारी आ जाती है। तो इसमें से आपका जो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो आ जाता है आपका लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि यहाँ पे जो टीचर है वो कैसे होंगे, आपके टीचर जो है यहाँ पर एक तरह से एक्टिव होंगे, और जो आपके स्टूडेंट है वो कैसे होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट आपके पैसिव रहेंगे, है ना, पैसिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के कितने चरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3। शिक्षण के कितने चरण है, ये शिक्षक यहाँ पर टाइपिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है, नीचे भी हो गया, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। तो अगर हम बात करें फेजेस ऑफ टीचिंग की, तो फेजेस ऑफ टीचिंग हमारे 3 होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में किसने कहा था, तो इसके बारे में कहा था जैक्सन ने, ठीक है, जैक्सन ने। इसके बारे में इन्होंने कब कहा था, इन्होंने एक अपनी एनालिसिस दी थी जिसमें कि इन्होंने फेजेस ऑफ टीचिंग की बात की थी। तो इन्होंने 3 फेजेस ऑफ टीचिंग की बात की थी। ये मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था उस टाइम पे बहुत ही डिटेल में इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी थी। तो हमने कौन कौन सी बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी प्री एक्टिव स्टेज की, है ना, उसके बाद हमने बात की थी इंटर एक्टिव स्टेज की, एंड उसके बाद हमने बात की थी पोस्ट एक्टिव स्टेज की, है ना, 3 स्टेजेस हमने बात की थी। तो प्री एक्टिव स्टेज जहाँ पर हमने क्या बोला था कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर टीचर क्या है, प्रिपेयर होता है कि मुझे अब क्लासरूम में जाकर बच्चों को कैसे टीच करना है। तो ये वाली स्टेजेस के अंदर हमारा ये आ जाता है। फिर हमने बात की थी उसके बाद आपकी इंटरएक्टिव स्टेज के बारे में। तो इंटरेक्टिव स्टेज के बारे में हमने क्या बात की थी कि क्लासरूम में प्रेजेंट करना है अब टीचर को, जो उसने पहले अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे कि मुझे क्लासरूम में जाकर बच्चों को ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है, चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो उसके बारे में हमने वहाँ पर बात की थी। तो वहाँ पर ये टीचर क्या करेगा, जाएगा, बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ में यहाँ पर बच्चों को क्या करेगा, साइज अप करेगा, क्लास को देखेगा, क्लासरूम में बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके इंटरेस्ट को बिल्डअप करने के लिए टीचर यहाँ पर थोड़े बहुत से काम करता है, जैसे कि उनको थोड़ी बहुत कुछ एकदम वार्म एक्टिविटी दे दी, या उनकी क्या कर दी, यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा दी। तो इस तरह की एक्टिविटी टीचर यहाँ पर करता है।
थर्ड है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज, जहाँ पर क्या करता है टीचर, इवेलुएट करता है, बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, देखेगा कि जो मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ टीचर जो है अपनी टीचिंग को भी यहाँ पर इवेलुएट करता है कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया, अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो मुझे कल अलग से किसी नई टेक्निक के द्वारा बच्चों को ये चीज़ समझानी होगी। तो यहाँ पर मोस्टली यही होता है ना, इंटरएक्टिव जो आपकी पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है वहाँ पर एक तो आपका क्या हो गया कि आप क्या करते हैं, बच्चों को इवेलुएट करते हैं और खुद को भी इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वेरिएबल। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 है 2, सेकंड है 4, थर्ड है 3, फोर्थ है 1, यानी कि शिक्षण के कितने चरण हैं। अब शिक्षण के चरण की जब हमने बात की थी तो हमने ट्राइपोलर प्रोसेस में भी इसके बारे में बात की थी, तो मैंने वहीं पर ही आपको डिस्कस करवाया था ये पूरा टॉपिक। जब हमने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की थी तब हमने कुछ एक वेरिएबल्स की बात की थी। तो जब हमने ट्राइपोलर की बात की थी तो वहाँ पर हमने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमने टीचर ले लिया था, ये स्टूडेंट ले लिया था और ये करिकुलम ले लिया था। तो हमने बात की थी जो टीचर है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि स्वतंत्र वेरिएबल है। फिर हमने बात की थी करिकुलम की, करिकुलम हमने लिया था इंटरवीनिंग, यानी कि मध्यस्थ चर है। फिर हमने स्टूडेंट की बात की थी, तो स्टूडेंट कैसा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो स्टूडेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे भी डिपेंड करेगा और इसके साथ साथ वह साथ ही साथ में किस पे डिपेंड करेगा, करिकुलम पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना, 3, यानी कि टीचर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच वेरिएबल टीचिंग, यानी कि शिक्षण के कितने चर होते हैं, शिक्षण के हमेशा ही 3 चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 1 है टॉट, सेकंड है टू टीच, थर्ड है टीचर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर देना कि इसका क्या आंसर होगा। वैसे मैं बता ही देती हूँ, इसका आंसर आएगा आपका टू टीच। टू टीच का मतलब क्या होता है, जब हम टीच की बात करते हैं, टीच का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना किसी को, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना। तो ये क्या हो गया आपका, टीच हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, टीचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डैश। तो टीचिंग क्या है ना, डैश प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो टीचिंग किस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह काम करता है, फर्स्ट है लर्निंग, सेकंड है स्किल, थर्ड है एजुकेशन, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, जो टीचिंग है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर टीचिंग करवाता है ना, स्टूडेंट को समझाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, टीचिंग वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो लर्निंग एंड स्किल में भी हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग को, बट जो इसका एक अप्रोप्रिएट ये कहीं पर बैठ रहा है तो वही एजुकेशन के साथ ही बैठ रहा है कि ये जो एजुकेशन है वो टीचिंग के बिना अधूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन टीचिंग इज एन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार शिक्षण क्या है, तो इन्होंने क्या कहा था शिक्षण के बारे में कि टीचिंग क्या है। फर्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया प्रणाली है, सेकंड है आपका आर्ट यानी कि कला है, थर्ड इन्होंने कहा था स्किल की एक कौशल है, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्ट। तो इन्होंने क्या कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि टीचिंग इज आर्ट। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कला है ना, जिस कला के द्वारा जो है हम किसी को भी टीच करवा सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर शुड ट्राई टू रिमूव डिफिकल्टी थ्रू डैश टीचिंग। अब टीचर क्या करेगा, क्लासरूम के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड, तो उन कठिनाइयों को टीचर कैसे दूर करता है। ऑप्शन 1 है साइकोलॉजिकल टीचिंग से, यानी कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण करवाना है क्लासरूम के अंदर, सेकेंड है रिमेडियल टीचिंग देनी है बच्चों को, थर्ड है फॉर्मल टीचिंग, फोर्थ है सोशियोलॉजिकल टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो है आपका रिमेडियल टीचिंग। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टीचिंग्स की, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मानसिक लेवल को ध्यान में रखकर ही अपने जो लर्निंग कंटेंट है या टीचिंग कंटेंट है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा रिमेडियल टीचिंग। यहाँ पर क्या है कि बच्चों के अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, उनको समझ नहीं आ रही है कुछ चीज़ें, है ना, कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे उनको, है ना, चेक करेंगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है। और जब हम उसको फाइंड आउट कर देंगे एंड कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उनका उपचार करते हैं, यानी कि उनको रिमेडीज़ देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी उनको, है ना, या उनको किसी और मेथड से समझा दिया।
तो इस तरह से हम कुछ एक रिमेडीज़ उनको दे सकते हैं। फिर है फॉर्मल टीचिंग यानी कि औपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण में तो हम उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर नहीं कर सकते हैं ना, ये तो फॉर्मल टीचिंग हो गया, स्कूल में बच्चे आए पढ़ाया बस हो गया। फिर है सोशियोलॉजिकल टीचिंग यानी कि सामाजिक शिक्षण। अब सोसाइटी से रिलेटेड हम क्यों बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, जब उनको क्या है डिफ़िकल्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो जब उनकी हम डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, उपचार देंगे यानी कि रिमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी के साथ आपका जो टीचर और टीचिंग रिलेटेड से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट जितने भी हमारे होते हैं ना, लर्नर से लेकर अधिगम और जो हमारा लर्नर होगा उसके बीच के रिलेशन को हम देखेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।